दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन प्रसाद। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे हूँ। दोस्तों ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आ रहे थे और जैसे कि मेरे क्लाइंट है जो कि दुबई में, सिंगापुर, यूएसए, अमेरिका और कनाडा में और इंडिया में तो रहते ही हैं। तो इनका फ़ोन इसीलिए आ रहा था मेरे पास कि इनका इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग होता है वो जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, तो उनको ये जो लैंड बिल्डिंग है वो सेल करना था। और इसके रिगार्डिंग इनके मन में बहुत सारे डाउटे थे, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। दोस्तों यदि कोई नॉन रेजिडेंट होता है और वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस केस में जो टीडीएस का जो रेट है दोस्तों हमेशा 20% एप्लीकेबल होता है। दोस्तों उसमें क्या होता है, जो बायर होता है ना उनको 20% के हिसाब से उनको टीडीएस काटना पड़ता है। जब इनको जो पेमेंट करते हैं ना सेलर को, तो 20% के हिसाब से टीडीएस काट के जो बैलेंस 80% होता है वो उनको पेमेंट करना पड़ता है। मतलब सेलर को, बायर सेलर को पेमेंट करेंगे दोस्तों 80%, बाकी 20% टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं इस केस में क्या कहते हैं 20% टीडीएस नहीं हो के 0.75% टीडीएस होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। 0.75% टीडीएस नहीं होगा दोस्तों। हाँ, ये 0.75% टीडीएस हो सकता है, वो उस केस में होगा दोस्तों जब जो सेलर होगा दोस्तों वो क्या कहते हैं रेजिडेंट इन इंडिया हो। मतलब रेजिडेंट एसएससी के केस में 0.75% का जो रेट है अप्लीकेबल होगा। यदि रेजिडेंट एसएससी नहीं हो, नॉन रेजिडेंट एसएससी है, तो उस केस में हमेशा 20% के से टीडीएस एप्लीकेबल होगा दोस्तों। दोस्तों एक बात आप समझिए, जो 20% जो रेट है टीडीएस का वो कुछ क्या कहते हैं वो बहुत हायर अमाउंट है, हायर रेट ऑफ टीडीएस है। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने कंसीडर करते हुए इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविज़न लाया गया था और उस प्रोविज़न का क्या कहते हैं प्रोविज़न का नेम है लोअर डिडक्शन और नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। दोस्तों तो हम ये समझते हैं कि लोअर डिडक्शन नॉन डिडक्शन टीडीएस सर्टिफिकेट होता क्या है। दोस्तों इसमें क्या होता है, आप ये जो सर्टिफिकेट है, अब यदि आप ये सर्टिफिकेट आप मतलब क्या कहते हैं यदि जो सेलर है, जो नॉन रेजिडेंट सेलर है, वो यदि ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लेते हैं, सर्टिफिकेट रिसीव कर लेते हैं, तो उस केस में जो 20% जो हाई रेट टीडीएस है वो 20% टीडीएस एप्लीकेबल ना होके जो भी उस पर जो भी एस्टिमेटेड टैक्स लिमिट था उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कटेगा। इट मीन्स कि लोअर रेट से टीडीएस कटेगा। दोस्तों मैं ये भी समझते हैं कि सर्टिफिकेट लेते कैसे हम कैसे इस सर्टिफिकेट को रिसीव कर सकते हैं, हमें कैसे मिल सकता है सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट लेने के लिए दो तरीके हैं दोस्तों। फर्स्ट मेथड ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एक साइट होता है और ट्रेसेस, आप गूगल पर डालेगा ट्रेसेस, तो भी इनकम टैक्स का साइट है। तो वहाँ पे लॉगिन करके आप जो कहो वहाँ पे एक फॉर्म 13 मिलेगा आपको, वो फॉर्म 13 फिलअप करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ता है और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना पड़ता है दोस्तों। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों, एक आप मैनुअली फिजिकली डिपार्टमेंट जाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाइए और वहाँ पे जो फॉर्म 13 था उसको फिलअप करिए। हालांकि ये जो फॉर्म 13 है दोस्तों मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये जो फॉर्म 13 मैंने खुद ही अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है जो यूएसए में रहते हैं अभी, उनका जो प्रॉपर्टी सेल करना था, जो कि क्या कहते हैं आपके अमृतसर में था, सिचुएटेड था, तो वो प्रॉपर्टी उनको सेल करना था। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। तो उसी का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट में ओरिजिनल जो फॉर्म है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ दोस्तों। हालांकि दोस्तों आप ये देख भी रहे होंगे इसमें कि जो मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं हाइड भी कर रखा हूँ, क्योंकि ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन से, सिक्योरिटी रीजन के रीजन से मैं इसको थोड़ा हाइड कर रखा हूँ। हालांकि आपको एक चीज़ समझ में आएगा दोस्तों, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। बाकी बात क्या कहते हैं इसमें दोस्तों, इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है दोस्तों। डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको प्रीवियस 3 ईयर्स का दोस्तों, प्रीवियस 3 ईयर्स का आपको इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी चाहिए होता है इसमें। उसके साथ ही साथ इनकम टैक्स कंप्यूटेशन भी चाहिए होता है प्रीवियस 3 ईयर का। और उसके साथ साथ जिस ईयर में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उस ईयर का प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स कंप्यूटेशन भी चाहिए होता है दोस्तों इसके केस में। और वो जो भी प्रोजेक्टेड इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन वो भी आपको इसमें अटैच करना पड़ता है दोस्तों। उसके साथ साथ जो भी कोई आपके आज के डेट में कोई आपका डिमांड तो नहीं है
यदि कोई डिमांड है तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, या तो आपको कैंसिल, डिलेट और क्या बोलते हैं रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा दोस्तों। नहीं तो आपको अदरवाइज पेमेंट भी करना पड़ेगा दोस्तों। और इसका आज के डिमांड ना हो, इसका एविडेंस भी आपको इसमें अटैच करना पड़ता है। यदि आप ये सारे यदि आप सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जब आप अपने एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करते हैं, वहाँ पे सबमिट करते हैं, उसके बाद आप जो भी आपके इनका रिस्पेक्टिव ऑफिसर है वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे। यदि वहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलेगा तो उसको आपको क्या कहते हैं मेल भी कर सकते हैं, और कभी कभी फ़ोन भी करते हैं। तो फ़ोन करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे, और फाइनल डिसीजन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको लोअर डिडक्शन नॉन डिडक्शन टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं दोस्तों। ये सर्टिफिकेट होता कैसे है मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा दोस्तों। ये जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो कि मैंने खुद ही अप्लाई किया था, आपको बताया भी था। जैसे कि जो मेरा क्लाइंट है यूएसए में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने अप्लाई किया था। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो भी मतलब जो बायर होता है उसमें इनका 10 नंबर मेंशन किया होता है। जो बायर, क्योंकि जो टीडीएस है ना वो हमेशा बायर ही डिडक्ट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बायर का 10 नंबर मेंशन किया था। बायर का नेम भी मेंशन किया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है। आप उसके नीचे भी देखिएगा दोस्तों, तो नीचे में वहाँ पे कितने सम पे कितने क्या बोलते जो सेल कंसीडरेशन है वो कितने अमाउंट है वो भी मेंशन करना होता है दोस्तों। मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे अदर सम लिखा हुआ है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे ग्रॉस जो जितने ग्रॉस सेल कंसीडरेशन है वो लिखा आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था मेरे क्लाइंट से, क्योंकि वो क्लाइंट जो मेरे क्लाइंट है वो मेरे पास थोड़ा डिले आए थे। तो जो उनको एडवांस पेमेंट मिल गया था, कुछ एडवांस पेमेंट जब मिल गया था, उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल किया, और उसके बाद ही मैंने क्या कहते हैं जो टीडीएस सर्टिफिकेट मैंने अप्लाई किया था। तो जो आप अमाउंट देख रहे हैं ना वो आफ्टर एडवांस अमाउंट है। हालांकि ऐसे होता नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट दिया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट दिया जाता है, लेकिन ड्यू टू सम मिस्टेक बाय द क्लाइंट, यहाँ पे जो अमाउंट है आफ्टर एडवांस मनी, ये जो अमाउंट है मेंशन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या कहते हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे रेट टीडीएस कितना एप्लीकेबल वो भी लिखा हुआ है दोस्तों। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो रेट लिखा हुआ है ना, ये रेट जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही कैलकुलेट करते हैं। और कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं वो भी आपको बता दूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके कितना सेल कंसीडरेशन, इसमें क्या कॉस्ट, कितना कॉस्ट को इंडेक्स कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो भी नेट कैपिटल गेन आता है जिसको आप प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और उस पर कितना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बनता है, उसके हिसाब से रेट कंसीडर किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे आपका टीडीएस सर्टिफिकेट होता है दोस्तों में आप एक चीज कंपेयर करिए। मान लीजिए कि आप टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं लिए होते, मान लीजिए कि मैं अपने क्लाइंट को सजेशन नहीं दिया होता, मैं अपने क्लाइंट को ये टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए सजेशन नहीं दिया होता, तो उस केस में क्या होता? तो दोस्तों उस केस में ये होता कि जो भी मतलब जो मेरे क्लाइंट के केस में क्या था, जो सेल कंसीडरेशन था वो 2 करोड़ रुपीज़ था। हालांकि इसमें 1 करोड़ 33 लाख लिखा हुआ है, जो कि आफ्टर एडवांस मनी है। तो 2 करोड़ पे 20% दोस्तों 40 लाख रुपीज़ हो गया। यदि ये सर्टिफिकेट मैं नहीं लेता तो टीडीएस अमाउंट इनका 40 लाख होता, जो कि सीधा इनका 40 लाख ब्लॉक होता है, कैपिटल ब्लॉक होता है। जब मैंने ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, जब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, तो उस केस में दोस्तों क्या हुआ, जो 2 करोड़ रुपीज़ है उस पर 0.1% के हिसाब से टीडीएस कटा दोस्तों। तो 0.1% के हिसाब से टीडीएस अमाउंट हो गया आपका 20,000 दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा दें दोस्तों, यदि सर्टिफिकेट नहीं लिया होता तो 40 लाख का क्या कहते हैं टीडीएस अमाउंट करता। यदि मैंने सर्टिफिकेट लिया तो ओनली 20,000 रुपीज़ का टीडीएस कटा। तो मैं कह सकता हूँ कि 39 लाख और 80,000 दोस्तों है ना, 39 लाख 80,000 की सीधा इनको बेनिफिट मिला। तो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि 40 लाख इनको बेनिफिट मिला यदि मैं सर्टिफिकेट लिया तो जो भी इनको 40, हालांकि दोस्तों मैं एक और भी बता दूं आपको, ये जो 40 लाख है वो एज इनकम टैक्स रिफंड मिल जाता है। वो पता नहीं कब मिलता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हो सकता है 2 मंथ लग जाता है, 6 मंथ 1 ईयर लग जाता है, 2 ईयर बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसके लिए बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थोड़ा पैसा रिकवरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्तों।
तो ऐसे आप अपने क्लाइंट को बेनिफिट दिलवा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, डियर टैक्स पेयर, यदि आपके कोई क्वेरी हो, मैं आपको क्या कहते हैं, मैं अपने प्रोफेशनल दोस्तों को भी बताना चाहता हूँ, यदि आपको कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं, मैं अपने जो भी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं आपको शेयर कर दूंगा। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि क्या कहते हैं आपके पास कोई पुराने से पुराने, जैसे 5 साल 10 साल, जो भी 5 ईयर 10 ईयर आपके कोई पुराना रिफंड पेंडिंग हो, चाहे कोई डिमांड निकला हो, तो उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको आपको सेटल करवाना चाहते हैं, आपको चाहे डिमांड रिफंड आपको इशू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे, जैसे आपको आप न्यूज़पेपर में भी सुनते होइएगा और क्या बोलते हैं टेलीविजन में देखते होइएगा कि कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है तो लोग घबरा जाते हैं, डर भी जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो उस केस में कैसे डील करते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं दोस्तों इसलिए बताऊंगा कि एक्चुअली रिसेंट में मैंने केस डील किया हुआ था। हालांकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारा केस डील किया हुआ है। उस केस में दोस्तों क्या था, और ये केस तो इनकम एस्केप असेसमेंट केस था। उस केस में क्या था, मेरे क्लाइंट थे जो कि आज के डेट में इंडिया में रहते, हालांकि वो पहले दुबई में रहते थे। तो उनके बहुत सारे प्रॉपर्टी है। आप इतना सा अंदाजा लगाइए दोस्तों कितना बड़ा हस्ती होगा कि जो इंडिया में जितने भी मेट्रो सिटी है ना, अप्रोक्सीमेटली मतलब हर एक जगह इनके अपना जो प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेड प्रॉपर्टी है। इतना ही जैसे आउट ऑफ इंडिया भी इनके प्रॉपर्टी, जैसे कि दुबई में इनका जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पे भी इनका अपना फ्लैट है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते कितना बड़ा हस्ती है। तो इनका केस लगा था, तो इनका केस मैंने हैंडल किया था, मैंने खुद ही हैंडल किया था। तो आप कैसे ऑफिस के पास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, कैसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, किससे करना पड़ता है, तो आपको मैं हर चीज़ बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और नमस्कार।